भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1929 से 1939। प्रश्न 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी ने भारत की राजनीतिक दिशा को कैसे प्रभावित किया? 1929-30 की आर्थिक मंदी ने भारत के विभिन्न सामाजिक वर्गों को प्रभावित किया। इसने धनी किसान, निर्धन किसान, पूंजीपति एवं श्रमिक पर पृथक पृथक प्रभाव छोड़ा तथा विभिन्न आंदोलनों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया। धनी किसान इस मंदी से इसलिए प्रभावित हुए क्योंकि बाजार के लिए उत्पादन करते थे, वहीं निर्धन किसान परेशान थे क्योंकि उन्हें महाजनी ऋण की कमी पड़ गई। उसी प्रकार पूंजीपति साम्राज्यवादी वरीयता के प्रावधान तथा रुपया को मजबूत किए जाने के कारण सरकार से क्षुब्ध थे। दूसरी तरफ चूंकि मजदूरों को छटनी का भय सता रहा था, इसलिए मजदूरों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम हुई थी। इसलिए 1930 के दशक में वर्गीय असंतोष ने राजनीति की दिशा को प्रभावित किया। व्याख्या 1929-30 की आर्थिक मंदी ने पूरी दुनिया की तरह भारत को भी बुरी तरह से प्रभावित किया। इसका असर भारत के अलग अलग वर्गों पर अलग अलग तरीके से पड़ा और यही असर भारतीय राजनीति की दिशा को भी बदलने लगा। इसे आसान भाषा में और उदाहरण के साथ समझते हैं। 1. धनी किसान प्रभावित हुए, आंदोलन में शामिल हुए। धनी किसान अपने खेतों में फसल उगाकर बाजार में बेचते थे, लेकिन मंदी के कारण फसल के दाम बहुत गिर गए और उन्हें नुकसान हुआ। उदाहरण: एक गन्ना किसान सोच रहा था कि चीनी मिल उसे अच्छे दाम देगी, लेकिन मंदी में मिल ने कम दाम दिए या खरीदी ही नहीं की। इससे वह किसान गुस्से में आ गया और किसान आंदोलन में शामिल हो गया। 2. निर्धन किसान, कर्ज मिलना बंद। गरीब किसान महाजन से कर्ज लेकर खेती करते थे, लेकिन मंदी के कारण महाजन खुद संकट में आ गया, इसलिए कर्ज देना बंद कर दिया। उदाहरण: एक गरीब किसान को बुआई के लिए बीज खरीदना था, पर कर्ज न मिलने से उसकी फसल ही नहीं बोई जा सकी। इससे गांवों में गुस्सा बढ़ने लगा। 3. पूंजीपति सरकार से नाराज। भारत के बड़े व्यापारी पूंजीपति वर्ग चाहते थे कि सरकार उन्हें व्यापार में छूट दे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने पाउंड को बचाने के लिए रुपया मजबूत कर दिया, जिससे उनके निर्यात में नुकसान हुआ। उदाहरण: कोई मिल मालिक ब्रिटेन या अफ्रीका में कपड़ा बेचना चाहता था, पर उसका माल महंगा पड़ गया और वहां बिक नहीं सका, इसलिए वह भी सरकार से नाराज हुआ। 4. श्रमिक डरे हुए पर चुप। मजदूरों को डर था कि मंदी के कारण उनकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए वे संघर्ष में खुलकर शामिल नहीं हो सके, लेकिन अंदर ही अंदर वे भी दुखी थे। नतीजा: राजनीतिक असर। इन सभी वर्गों की असंतुष्टि और परेशानी ने कांग्रेस के आंदोलनों जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में उनकी भागीदारी को बढ़ाया और यह आंदोलन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित न रहकर जन आंदोलन बन गया। इस काल में आंदोलनों में तेजी आए और समकालीन राजनीति पर निम्नलिखित प्रभाव देखा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें किसानों की बढ़ चढ़ कर भागीदारी रही तथा धनी और निर्धन किसान दोनों शामिल हुए थे। सबसे बढ़कर इसमें पूंजीपति वर्ग की व्यापक भागीदारी रही और इस पूंजीपति वर्ग की बहिष्कार की नीति सफल रही। इसमें पूंजीपति वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। व्याख्या: जब 1929-30 की आर्थिक मंदी आई, तब लोगों की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। इससे लोगों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गुस्सा और असंतोष बढ़ने लगा। इसी माहौल में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 शुरू किया, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए। आइए इसे आसान भाषा में उदाहरण के साथ समझते हैं। 1. किसानों की बढ़ चढ़कर भागीदारी। धनी किसान, ये किसान अपने फसल बाजार में बेचते थे, लेकिन मंदी के कारण फसल के अच्छे दाम नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों की राजस्व वसूली का विरोध किया। उदाहरण: एक गन्ना किसान ने तय किया कि वह सरकार को टैक्स नहीं देगा और आंदोलन में शामिल हो गया। गरीब किसान, इनके पास साधन कम थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सभा, जुलूस और नमक आंदोलन में भाग लिया। 2. पूंजीपति वर्ग भी शामिल हुआ। पूंजीपति वर्ग यानी व्यापारी और उद्योगपति पहले सरकार से डरते थे, लेकिन अब ब्रिटिश नीति से उन्हें भी नुकसान हो रहा था। उदाहरण: एक बड़ा मिल मालिक सोचता था कि अंग्रेजी कपड़ा आने से उसका धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए उसने भी विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और आंदोलन को आर्थिक सहायता दी। 3. बहिष्कार की नीति सफल हुई। आंदोलन के दौरान गांधी जी ने विदेशी वस्त्र, शराब और सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करने की बात कही। इस बार व्यापारियों ने भी विदेशी सामान न खरीदने का फैसला किया, जिससे यह नीति ज्यादा सफल रही। निष्कर्ष: इस आंदोलन में पहली बार ऐसा हुआ कि किसान और व्यापारी दोनों एक साथ एक मंच पर आए और आंदोलन केवल गरीबों तक नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक फैल गया। समाजवादी एवं वामपंथी आंदोलन।
इस काल में अनेक समाजवादी एवं साम्यवादी संगठन स्थापित हुए थे। उदाहरण के लिए भारतीय कांग्रेस पार्टी पहले से ही सक्रिय थी तथा उसके द्वारा अधिक एवं किसान पार्टी के माध्यम से श्रमिकों एवं किसानों को संगठित किया जा रहा था। फिर 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। इसके तहत किसानों और श्रमिकों को संगठित करने पर बल दिया गया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू जैसे समाजवादी नेता भी सक्रिय थे। व्याख्या: जब 1930 के दशक में भारत में आर्थिक समस्याएं बढ़ रही थी, तो लोगों को यह महसूस हुआ कि सिर्फ आजादी ही काफी नहीं है, आर्थिक और सामाजिक बराबरी भी जरूरी है। इसी सोच से समाजवादी और वामपंथी लेफ्टिस्ट आंदोलनों की शुरुआत हुई। इसे सरल भाषा और उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं। 1. समाजवादियों और वामपंथियों का उद्देश्य: इन लोगों का मानना था कि सिर्फ अमीर लोग या राजा महाराजा न रहे, बल्कि गरीब किसान, मजदूर और आम लोग भी बराबरी से जी सकें। 2. प्रमुख संगठन और नेता: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये पहले से ही मजदूरों और किसानों के लिए काम कर रही थी। इसका मकसद था मजदूरों को उनके अधिकार दिलाना और गरीबों की हालत सुधारना। किसान और मजदूर पार्टी: इसने किसानों को महाजनों और जमींदारों से बचाने के लिए आंदोलन चलाया। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी। इस पार्टी में कुछ ऐसे नेता शामिल हुए जो कांग्रेस में थे, लेकिन गरीबों के लिए कुछ और ठोस काम करना चाहते थे। इन नेताओं में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोग शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों भी समाजवाद से प्रभावित थे और चाहते थे कि आजादी के बाद देश में गरीबों की भी सुनी जाए। 3 उदाहरण: मान लीजिए एक गांव में किसान महाजन से कर्ज लेकर खेती करता है, लेकिन पैसा लौटाते लौटाते उसका घर और खेत तक बिक जाता है। ऐसे में समाजवादी आंदोलन ने कहा, ये व्यवस्था गलत है और इसे बदलना होगा। निष्कर्ष: इस दौर में समाजवादियों और वामपंथियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को सिर्फ आजादी से आगे बढ़ाकर गरीबों की भलाई की दिशा में मोड़ा। यही कारण है कि आगे चलकर देश में भूमि सुधार और मजदूर कानूनों पर भी ध्यान दिया गया। कांग्रेस पर समाजवादी कार्यक्रम का प्रभाव: कांग्रेस पर भी समाजवादी विचारधारा और कार्यक्रम का प्रभाव देखा गया तथा कांग्रेस ने भी अपने विभिन्न अधिवेशनों में समाजवादी कार्यक्रम को अपनाया। उदाहरण के लिए 1936 के लखनऊ अधिवेशन, 1937 के फैजपुर और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन आदि। व्याख्या: 1930 के दशक में जब समाजवादी विचार देश में फैलने लगे, तब कांग्रेस पार्टी पर भी इसका असर पड़ा। पहले कांग्रेस का ध्यान सिर्फ आजादी पाने पर था, लेकिन अब वह गरीबों, मजदूरों और किसानों की समस्याओं पर भी सोचने लगी। इसे आसान भाषा में और उदाहरण के साथ ऐसे समझिए। समाजवादी विचारों का असर कांग्रेस पर कैसे पड़ा? 1936 का लखनऊ अधिवेशन। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने यह माना कि आजादी के बाद समाज में बराबरी होनी चाहिए, अमीर और गरीब के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। 1937 का फैजपुर अधिवेशन। इसमें पहली बार कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा कि किसानों और मजदूरों की हालत सुधारना उसकी जिम्मेदारी है। उदाहरण के लिए जमींदारों से किसानों को राहत दिलाना और मजदूरी बढ़ाना। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस। इसमें कांग्रेस ने समाजवादी सोच के अनुसार कहा, देश में नवीन उद्योग लगेंगे, हर व्यक्ति को काम मिलेगा और सरकार गरीबों के लिए काम करेगी। उदाहरण: मान लीजिए पहले कांग्रेस आजादी के बाद यह नहीं कहती थी कि हर किसान को जमीन मिले, लेकिन अब वह कहने लगी कि किसानों की जमीन पर उनका हक होना चाहिए और मजदूरों को पूरा मेहनताना मिलना चाहिए। निष्कर्ष: समाजवादी विचारधारा ने कांग्रेस को सिर्फ राजनीतिक आजादी से आगे बढ़ाकर सामाजिक और आर्थिक न्याय की ओर मोड़ दिया। इससे कांग्रेस गरीबों, मजदूरों और किसानों के और करीब आई। प्रश्न: सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए उसमें होने वाली सामाजिक भागीदारी को दर्शाइए। 1930 तक भारत में आंदोलन की पृष्ठभूमि बनने लगी थी। इसमें निम्न कारकों का योगदान रहा था। 1. 1929-30 की विश्व आर्थिक मंदी से भारत के विभिन्न वर्ग परेशान थे। 2. भारतीय युवा वर्ग में असंतोष बढ़ रहा था। उसमें से अनेक युवा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे थे। गांधी जी एक बार फिर उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्यधारा में लाना चाहते थे। 3. गांधी जी रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम के माध्यम से जनाधार काफी विकसित कर चुके थे और अब वे नए आंदोलन के लिए तत्पर थे। 4. 1929 का लाहौर प्रस्ताव तथा 26 जनवरी 1930 के स्वतंत्रता दिवस ने लोगों में आंदोलन के लिए काफी उत्साह भर दिया था। व्याख्या: सविनय अवज्ञा आंदोलन की तैयारी कैसे हुई? 1930 आते आते देश में एक बार फिर बड़े आंदोलन का माहौल बनने लगा था।
इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे। 1. 1929-30 की आर्थिक मंदी। इस समय पूरी दुनिया आर्थिक संकट से गुजर रही थी। भारत में किसान अपनी फसल के सही दाम नहीं पा रहे थे, व्यापारी माल नहीं बेच पा रहे थे और गरीबों की हालत और खराब हो रही थी। इस कारण लोगों में गुस्सा और असंतोष बढ़ने लगा। उदाहरण, जैसे कोई किसान कपास उगाकर उसे बाजार में बेचने गया, लेकिन मंदी के कारण बहुत कम दाम मिला। इससे किसान को घाटा हुआ और वह नाराज हो गया। 2. युवाओं में असंतोष और क्रांतिकारी सोच। देश के कई नौजवान जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी रास्ता अपना चुके थे। गांधी जी चाहते थे कि ये युवा हिंसा छोड़कर अहिंसक आंदोलन से जुड़े। 3. गांधी जी का रचनात्मक ग्रामीण कार्य। 1919 से 1928 के बीच गांधी जी ने गांव-गांव में काम करके लाखों लोगों को कांग्रेस से जोड़ा। चरखा चलाना, स्वच्छता, छुआछूत के खिलाफ काम आदि के कारण लोग गांधी जी को जानने और मानने लगे थे। अब वे आंदोलन के लिए तैयार थे। 4. लाहौर प्रस्ताव और 26 जनवरी 1930 का स्वतंत्रता दिवस। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी थी। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसने लोगों में जोश भर दिया और उन्होंने तय किया कि अब वे आजादी के लिए किसी भी संघर्ष को तैयार हैं। निष्कर्ष, इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की जमीन तैयार हो चुकी थी। हर वर्ग, किसान, व्यापारी, युवा, महिलाएं और गांव के लोग सभी तैयार थे। गांधी जी ने इसी माहौल में 1930 में नमक कानून तोड़कर इस आंदोलन की शुरुआत की। उदाहरण, दांडी यात्रा में गांधी जी ने समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून का अहिंसक विरोध किया और देश भर में लोग उनके साथ जुड़ गए। फिर 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ यात्रा शुरू की, जिसे दांडी मार्च कहा जाने लगा। और अगर हम सामाजिक भागीदारी पर नजर डालते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापक जनभागीदारी हुई थी। इसमें असहयोग आंदोलन की तुलना में किसानों की भागीदारी अधिक रही, उसी प्रकार इसमें महिलाओं की भी भागीदारी रही। सबसे बढ़कर असहयोग आंदोलन के विपरीत इसमें पूंजीपति वर्ग की भागीदारी रही, किंतु दूसरी तरफ इसमें छात्रों और बुद्धिजीवियों की भागीदारी नहीं दिखती है। दूसरी तरफ असहयोग आंदोलन के विपरीत मजदूरों की भी सीमित भागीदारी रही थी। व्याख्या, गांधी जी का दांडी मार्च और सामाजिक भागीदारी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा शुरू की। ये यात्रा दांडी मार्च के नाम से मशहूर हो गई। इसका उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून का अहिंसक विरोध करना। इस आंदोलन में कौन कौन शामिल हुआ? किसान। इस आंदोलन में किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। असहयोग आंदोलन की तुलना में इस बार किसान ज्यादा सक्रिय थे, क्योंकि वे नमक टैक्स और अन्य करों से परेशान थे। उदाहरण, गुजरात और यूपी में किसानों ने अंग्रेजों के कानूनों का विरोध करते हुए खेतों की जब्ती का विरोध किया। महिलाएं। इस आंदोलन में महिलाओं की भी भागीदारी दिखी। वे भी घर से बाहर निकलकर सत्याग्रह में शामिल हुई, विदेशी कपड़े जलाए और नमक बनाया। उदाहरण, सरोजिनी नायडू जैसी महिलाओं ने खुद नमक तोड़ा और महिलाओं को आंदोलन से जोड़ा। पूंजीपति वर्ग, बड़े व्यापारी। असहयोग आंदोलन में व्यापारी वर्ग खुलकर नहीं आया था, लेकिन इस बार बड़े बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। उदाहरण, बॉम्बे के बड़े व्यापारियों ने ब्रिटिश वस्तुओं की बिक्री रोक दी और खादी को बढ़ावा दिया। कौन कम शामिल हुआ? छात्र और बुद्धिजीवी। इस आंदोलन में छात्रों और शिक्षित वर्ग की भागीदारी बहुत कम थी, जबकि असहयोग आंदोलन में ये वर्ग बहुत सक्रिय था। मजदूर, श्रमिक वर्ग। मजदूरों की भागीदारी सीमित रही, क्योंकि वे आर्थिक मंदी और छंटनी के डर से आंदोलन में शामिल नहीं हो सके। निष्कर्ष, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय समाज के बड़े हिस्से को जोड़ा, खासकर किसान, महिलाएं और पूंजीपति, लेकिन कुछ वर्ग जैसे छात्र और मजदूर इस बार पिछड़ गए। फिर भी यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जनसमर्थन वाला अहिंसक विद्रोह था। 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान थे। 1. ब्रिटिश भारत और देशी रियासत दोनों को मिलाकर एक संघ बनाया जा रहा था, परंतु उसमें शर्त ये थी कि कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति हो। चूंकि राज्यों को स्वीकृति नहीं मिली, इसलिए संघ वहां अस्तित्व में नहीं आ सका। 2. केंद्रीय विधानमंडल में भारतीयों को नहीं के बराबर में भागीदारी दी गई थी, परंतु पहली बार प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्ता अथवा उत्तरदायी सरकार का मॉडल लागू किया गया,
किंतु इस अधिनियम के अनुच्छेद 93 में गवर्नर को ये शक्ति दी गई थी कि वह कभी भी सरकार को अपने हाथों में ले सकता था। 3. मताधिकार का विस्तार किया गया। 4. इसी अधिवेशन में बर्मा को भारत से अलग किया गया। 5. द्वितीय शक्ति लंदन से भारत हस्तांतरित हुई, अर्थात भारत सचिव की जगह अब ये वायसराय के ऑफिस में निहित हो गई। 6. एक रिजर्व बैंक का प्रावधान लाया गया। 7. इसमें एक संघीय न्यायालय के गठन का भी प्रावधान था। व्याख्या 1935 का भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यह अधिनियम अंग्रेजों ने भारत में प्रशासन को सुधारने और भारतीयों को थोड़ा अधिकार देने के नाम पर बनाया था। इसमें कई बड़े प्रावधान थे। 1. भारत को एक संघ बनाने की योजना। अंग्रेजों ने योजना बनाई कि ब्रिटिश भारत जैसे बंगाल, मद्रास और देशी रियासतों जैसे हैदराबाद, जयपुर को मिलाकर एक भारतीय संघ इंडियन फेडरेशन बनाया जाएगा, लेकिन शर्त रखी गई कि आधे से ज्यादा रियासतें इसके लिए राजी हों। उदाहरण, चूंकि अधिकांश रियासतें तैयार नहीं हुई, इसलिए संघ का विचार कागज पर ही रह गया। 2. प्रांतों को आंशिक आजादी, प्रांतीय स्वायत्ता। इस कानून में पहली बार यह किया गया कि प्रांतीय सरकारें जैसे बिहार, बंगाल अपने कुछ मामलों में खुद निर्णय ले सकेंगी, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि। लेकिन एक पेंच था, अगर गवर्नर को कुछ पसंद नहीं आता तो अनुच्छेद 93 के तहत वह सरकार को भंग कर खुद से शासन चला सकता था। उदाहरण, अगर बंगाल सरकार ने अंग्रेजों के खिलाफ कोई नीति बनाई तो गवर्नर उसे रोक सकता था। 3. मताधिकार, वोट देने का अधिकार बढ़ाया गया। पहले बहुत ही कम लोग वोट दे सकते थे, अब थोड़े और लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन फिर भी आम किसान, महिला और मजदूर इससे बाहर ही रहे। 4. बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अब बर्मा म्यांमार को भारत से अलग करके अलग प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। 5. भारत सचिव की ताकत कम, वायसराय की ताकत बढ़ी। पहले सारी बड़ी शक्ति लंदन में बैठे भारत सचिव के पास होती थी, अब कुछ अधिकार भारत में बैठे वायसराय को दे दिए गए। 6. रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान। देश के लिए एक सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने की बात कही गई, जो 1935 में बना भी। 7. संघीय न्यायालय की स्थापना। पहली बार एक केंद्र स्तर पर अदालत, फेडरल कोर्ट बनाने का विचार रखा गया, जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट का रूप बना। निष्कर्ष, इस कानून से दिखावा किया गया कि भारत को अधिक आजादी दी जा रही है, लेकिन असली शक्ति अब भी अंग्रेजों के पास ही थी। उदाहरण, प्रांतीय सरकारें बनी, लेकिन गवर्नर को उन्हें हटाने का अधिकार भी मिल गया। अगर चाहे तो मैं इस अधिनियम की तुलना 1919 के अधिनियम से भी कर सकता हूँ। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस ने 1936 के लखनऊ अधिवेशन में इस पर विचार किया, इसकी आलोचना की। नेहरू ने कहा कि इसमें ब्रेक है, परंतु इंजन अनुपस्थिति है। फिर भी कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया और इस आधार पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। परंतु चुनाव एवं सरकार बनाने के मुद्दे पर कांग्रेस के वामपंथी गुट एवं दक्षिणपंथी गुट के बीच मतभेद रहा। वामपंथी गुट का यह मानना था कि हम चुनाव लड़ेंगे, परंतु हम सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि लोगों की हमसे उम्मीदें जुड़ेंगी, परंतु गवर्नर हमें स्वतंत्रता से कार्य नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी गुट का चुनाव लड़ने और सरकार बनाने दोनों पर जोर था। अंत में 1937 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 5 प्रांत में उसे स्पष्ट बहुमत मिला, परंतु 7-8 प्रांतों में वह सरकार बनाने की स्थिति में थी। फिर गांधी जी की मध्यस्थता और वायसराय के आश्वासन पर गवर्नर आवश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा, फिर पहले 7 प्रांतों और उसके बाद 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। व्याख्या, भारत सरकार अधिनियम 1935 पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। जब अंग्रेजों ने 1935 का कानून बनाया तो कांग्रेस ने उसे ध्यान से पढ़ा और 1936 में लखनऊ अधिवेशन में इस पर चर्चा की। नेहरू ने कहा, इस कानून में ब्रेक रोकने का सिस्टम तो है, लेकिन इंजन आगे बढ़ाने की ताकत नहीं है। मतलब, इसमें लोकतंत्र का ढांचा तो है, लेकिन असली सत्ता अंग्रेजों के पास ही बनी रहेगी। फिर भी कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तय किया कि इस कानून के तहत होने वाले चुनावों में भाग लिया जाएगा, पर 2 गुट बन गए। एक, वामपंथी गुट नेहरू जैसे नेता मानते थे कि चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन सरकार नहीं बनाएंगे। कारण, जनता को उम्मीदें होंगी, लेकिन गवर्नर हर फैसले में टांग अड़ाएगा तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। 2, दक्षिणपंथी गुट राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया जैसे नेता मानते थे कि चुनाव भी लड़ना है और सरकार भी बनानी है। उनका विचार था कि जहां मौका मिले वहां सत्ता लेकर कुछ अच्छा किया जाए। अंत में क्या हुआ? 1937 में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। 5 प्रांतों में तो कांग्रेस को बहुमत मिला,
बाकी 2-3 प्रांतों में भी कांग्रेस सरकार बना सकती थी, लेकिन शुरू में कांग्रेस सरकार नहीं बनाई क्योंकि डर था कि गवर्नर बीच में दखल देगा। तब गांधी जी ने समझाया और वायसराय ने आश्वासन दिया कि गवर्नर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बाद कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना ली। उदाहरण से समझिए, जैसे आपके पास एक पुरानी साइकिल है, ब्रेक काम करता है लेकिन पैडल नहीं। फिर भी आप सोचते हैं कि अगर कुछ दूरी पैदल चलकर तय करनी हो तो इसी से काम चला लेंगे। बस यही काम कांग्रेस ने किया, कमजोर कानून को स्वीकार किया लेकिन जनता की सेवा करने का मौका नहीं छोड़ा। कांग्रेस के 28 महीनों के शासन की उपलब्धियां: 1. जेल से राजनीतिक कैदियों की रिहाई। 2. प्रांतों में किसानों की सुरक्षा के लिए रैयतवाड़ी कानून बनाना। 3. प्रेस की आजादी को संरक्षण। 4. वर्धा शिक्षा योजना लाना तथा शिक्षा के विकास के लिए कार्य करना। 5. इन सरकारों के त्यागपत्र के कारण वर्धा शिक्षा योजना लागू नहीं हुई। व्याख्या: कांग्रेस के 28 महीनों की सरकार ने क्या क्या अच्छा काम किया। जब 1937 में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई तो अगले 28 महीनों में उन्होंने कई अच्छे काम किए, जैसे 1. राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। जो लोग आजादी के लिए आंदोलन कर रहे थे और जेल में बंद थे, उन्हें रिहा किया गया। उदाहरण, जैसे कोई छात्र कॉलेज में प्रदर्शन करने के कारण निलंबित हो जाए और फिर प्राचार्य उसे दोबारा वापस बुला ले। 2. किसानों की सुरक्षा के लिए कानून बनाया। रैयतवाड़ी कानून लाया गया जिससे किसानों को जमींदारों और साहूकारों के अत्याचार से बचाया जा सके। उदाहरण, जैसे किसी दुकानदार को ग्राहक के अधिकार के लिए नियम बनाए जाए कि ग्राहक को धोखा न दिया जाए। 3. प्रेस की आजादी को सुरक्षित किया गया। अखबार और पत्रिकाओं को सरकार के डर से आजादी मिली ताकि वे खुलकर सच लिख सके। उदाहरण, जैसे स्कूल में छात्रों को अपनी बात कहने की खुली छूट दे दी जाए। 4. शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ। वर्धा योजना। गांधी जी की सोच पर आधारित वर्धा शिक्षा योजना लाई गई, जिसमें हाथों से काम करते हुए शिक्षा देने की बात थी। इससे पढ़ाई और कौशल दोनों एक साथ सिखाए जाते। उदाहरण, जैसे बच्चा पढ़ाई के साथ साथ बागवानी या कढ़ाई बुनाई भी सीखे। 5. सरकार गिरने से योजना अधूरी रह गई। 1939 में जब कांग्रेस ने ब्रिटिश की युद्ध नीति के विरोध में इस्तीफा दे दिया तो वर्धा योजना ठीक से लागू नहीं हो सकी। निष्कर्ष: इन 28 महीनों में कांग्रेस ने दिखा दिया कि भारतीय लोग सत्ता मिलने पर जिम्मेदारी से काम कर सकते हैं और जनता की भलाई के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं।